चंद्रनगर में विक्रमसेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। वह बहुत न्यायी था। लेकिन यह सब कुछ उसने ऐसे ही प्राप्त नहीं किया था। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसकी चाक चौबंद सेना थी जिसमें बड़े बड़े शत्रुओं को हराने का मादा था। वह अपने राज्य में प्रजा के दुख सुख का पता करने के लिए रात में भेष बदलकर टहला करता था। लेकिन अब उसके लिए एक नई समस्या पैदा हो गई थी। उसका पुत्र रतन सेन उसके मन के अनुसार नहीं चलता था। वह तो अपनी दुनिया में मस्त रहता था। उसका दोस्त एक बड़ई का बेटा सुंदरलाल था। ज्यादातर समय वह उसी के साथ बिताता था, जो राजा विक्रम सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सोचता था कि रतन सेन राजकाज के काम सीखे, घुड़सवारी धनुर्विद्या में मन लगाए। रतन सेन का कहना था कि पिताजी, ये सारी चीजें विद्याएं तो मैं सीख चुका हूं। मैं कुशल घुड़सवार हूं, तीरंदाज हूं, युद्ध कौशल में निपुण हूं। राजा कहता, तो आखेट को जाया करो, जिससे तुम्हारा अभ्यास बना रहे। रतन सेन का कहना था कि मैं आखेट में बेकार ही जीव जंतुओं को क्यों मारूं। उसकी बजाय वह अपने दोस्त बड़ई के बेटे सुंदर के साथ समय बिताता था। राजा ने उसकी दोस्ती छुड़ाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन उसके कोई भी प्रयत्न सफल नहीं हुए। सुंदर की और रतन सेन की दोस्ती वैसी की वैसी ही बनी रही। राजा ने सोचा कि जब तक रतन सेन को धक्का नहीं लगेगा तब तक वह नहीं सुधरेगा। इसलिए उन्होंने उसे हुक्म दे दिया कि जाओ, मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ और मुझसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जैसी आज्ञा पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, कहकर उसने राज्य छोड़ दिया। सुंदर ने जब यह समाचार सुना तो भागा भागा आया और उसने रतन सेन से कहा, जब महाराज ऐसी आज्ञा दे रहे हैं तो आप मेरा साथ छोड़ दो। आप क्यों राज्य छोड़कर जा रहे हो? मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी निकल जाऊंगा तो अपना जीवन यापन कर लूंगा। मैं तो ठहरा छोटा आदमी, इससे ज्यादा मेरा नुकसान क्या होगा? मेरे लिए आप अपना जीवन क्यों बेकार करते हो? आप तो राजकुमार हो, आपको राज्य संभालना है। लेकिन राजकुमार ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। उसके बाद भी पिताजी मुझे दंड दे रहे हैं तो मुझे स्वीकार है। सुंदर ने उसको बहुत रोका, लेकिन राजकुमार नहीं माना। सुंदर ने कहा, देखो, अब जब तुम जा रहे हो तो तुमको तो अपने जीवन यापन के लिए कोई काम भी नहीं आता, तो तुम बाहर जाकर क्या करोगे? राजकुमार बोला, मैं किसी की नौकरी करूंगा। सुंदर ने चिंता जताते हुए कहा, तुम्हें कोई काम नहीं आता है तो तुम्हें नौकरी कौन देगा? तुम ऐसा करना कि मेरे साथ तुमने चारपाई बनाना तो सीख ही लिया है। रतन ने कहा, हाँ, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। सुंदर उसको समझाता हुआ बोला, तुम चंदनपुर में जाना। वहां चंदन के विशाल जंगल में बहुत से चमत्कारी पेड़ हैं। तुम ऐसे पेड़ को ढूंढना जो तुम्हें चारपाई के लिए खुद ही लकड़ी दे दे। भला ऐसा भी कोई पेड़ होता है? क्यों नहीं, तुम जंगल में जाकर चंदन के हर वृक्ष से पूछना, क्या मैं तुम्हारे पेड़ से चारपाई के लिए लकड़ी ले सकता हूं? सामान्य पेड़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, लेकिन चमत्कारी पेड़ उसका जरूर जवाब देगा। सुंदर की इस बात पर राजकुमार रतन सेन बहुत हैरान हुए कि भला पेड़ कैसे जवाब देगा। उसने कहा, लेकिन पेड़ जवाब कैसे दे सकता है? वह क्या बोल सकता है? सुंदर ने कहा, पेड़ बोल नहीं सकता है, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे सकता है। अगर तुम कहोगे कि तुम्हें चारपाई बनाने के लिए दो डाल दो, तो वह अपने डाल झुका देगा। आंधी आएगी, पत्ते गिरने लगेंगे, इसका मतलब है कि वह तुम्हें अपनी स्वीकृति दे रहे हैं। ऐसे चमत्कारी पेड़ की तलाश तुम्हें करनी होगी। ठीक है, कहकर राजकुमार ने भारी मन से सुंदर से विदा ली। सुंदर ने कहा, कोई जरूरत पड़ने पर मुझको भी बुलाना। ठीक है, राजकुमार चल दिया।
चलते चलते उसने अपने राज्य की सीमा पार कर ली। वह बहुत दूर तक निकल आया था। अब वह थक चुका था। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर ले। तभी उसने देखा कि एक आदमी नदी के पुल पर खड़ा है। वह पत्थर फेंकता है और उससे पहले ही कूदकर उसको पकड़ भी लेता है। राजकुमार उसके पास गया और कहा, ऐ भाई, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मैं अपना अभ्यास कर रहा हूं। किस चीज का अभ्यास? अपनी फुर्ती का अभ्यास। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पवन सेन है। यह नाम मेरी पवन सी फुर्ती को देखते हुए रखा गया है। वह हंसते हुए बोला, अच्छा पवन सेन, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? राजकुमार रतन सेन को उसकी फुर्ती और उसकी मनोरंजक बातें अच्छी लगी। वह उससे प्रभावित हो गया। क्यों नहीं बनूंगा मित्र? मैं तो अकेला हूं। मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छा, तुम्हें घर से निकाल दिया है? तुम हो कौन? देखो, किसी को बताना मत। असल में मैं शक्ति नगर का राजकुमार हूं। लेकिन मेरे दिन रात के इस अभ्यास को देखते हुए मेरे पिताजी ने कहा कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। तुम्हें दुनियादारी में कोई रुचि नहीं है। तुम राजकाज करने योग्य नहीं हो। इसलिए निकल जाओ, और जब भटकते भटकते तुम जब सुधर जाओ तब वापस आ जाना। कहकर वह उदास हो गया। लेकिन भाई, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारी तरह राजकुमार हूं। मेरा नाम रतन सेन है। मेरी मित्रता को लेकर मेरे पिताजी ने मुझको निकाला है। मित्रता को लेकर? भला यह कौन सी बात हुई? यही तो बात है, हंसते हुए राजकुमार ने कहा। उन्हें लगता है कि मैं बड़े मित्र के साथ बैठकर अपने गुणों को खो दूंगा। उन्होंने मुझसे उसको छोड़ देने के लिए कहा। मैंने नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे उन्होंने अपने राज्य से निकाल दिया। पवन सेन उसकी बात को सुनकर हंसने लगा और कहा, तब तो हम तुम दोनों एक ही से हो गए। तुम मित्रता के कारण ही निकाले गए हो, तो इससे मालूम पड़ता है कि तुम मित्रों के लिए विश्वास पात्र हो, और तुमसे ज्यादा सच्चा दोस्त कोई मिलेगा भी नहीं। इसलिए तुम आज से हमारे मित्र हुए, और वह भी पक्के वाले मित्र। दोनों राजकुमार गले मिले और अब एक साथ ही चल दिए। रतन सेन ने कहा, तुम्हारा जितना जी चाहे उतना अभ्यास करना। अब एक से भले दो बनकर दोनों चलते जा रहे थे। आपस में बातें करने से दोनों का मन भी लग रहा था। रास्ते में थकावट होने पर उन्होंने एक जंगल में आराम किया। नदी से पानी पिया और जंगली पेड़ों के रसीले मीठे फल खाए। अब उनके अंदर फुर्ती और उत्साह आ गया था। कई जंगल नदी पार करते हुए ना जाने किस देश की सीमा में थे। जंगल में ही उन्होंने देखा एक लंबा तगड़ा युवक चलता जा रहा है। उसे रोककर उन्होंने पूछा, भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा डील डॉल तो बहुत अच्छा है। वह उदास होकर बोला, क्या डील डॉल अच्छा है? भाड़ में जाए ऐसा डील डॉल। क्यों इतना नाराज होते हो? अरे, इसी डील डॉल की वजह से मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया है। यानी तुम भी घर से निकाले गए हो? वे दोनों बहुत खुश हो गए। वह युवक नाराज होकर उनकी ओर देखता हुआ बोला, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरी विपत्ति पर हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इस बात पर तो वे दोनों और भी जोर से हंसते हुए बोले, शर्म? शर्म किस बात की आएगी? हम भी तो तुम्हारी तरह ही हैं। हमें भी घर से निकाला गया है। हमें तो खुशी इस बात की हो रही है कि आज भगवान हम पर कितना दयालु है कि हमसे घर छुड़वाया, लेकिन एक के बाद एक मित्र देता जा रहा है और एक जैसे लोगों को ही मिला रहा है। अब तुम भी जल्दी जल्दी बता डालो कि तुम किस अपराध के लिए निकाले गए हो, और सबसे पहले तो अपना नाम ही बता दो। मेरा नाम बलवान सिंह है। बलवान सिंह? वाह वाह, कितना अच्छा नाम है। यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम काम भी वैसा ही होगा। बलवान मुंह लटकाकर बोला, इसी गुण के कारण ही तो मैं निकाला गया हूं। मैं भोजपुर राज्य का राजकुमार हूं। मुझे गुस्सा बहुत आता है
और गुस्से में मैं जिसको भी घूसा मार देता हूं वह वहीं पर ढेर हो जाता है। एक दिन मैं अपने मंत्री के साथ नगर भ्रमण करने के लिए गया। हाथी वहां काबू से बाहर हो गया और वह इधर उधर भागने लगा। जब लोगों ने देखा कि हाथी बेकाबू है और सबको रौंदने के लिए उद्धत है, तब सब लोग भागकर सुरक्षित जगह पर छुप गए। लोग अपने अपने घरों में भाग गए। आगे चलकर कुछ निर्दोष बच्चों और स्त्रियों का दल मंदिर से पूजा करके चला आ रहा था। वे लोग भजन कीर्तन करते चले आ रहे थे। दुर्भाग्य से वे हाथी के सामने आ गए। मेरे सामने बड़ी विकट स्थिति थी। अगर मैं हाथी को नियंत्रित नहीं करता तो वे लोग मारे जाते, और अगर मैं हाथी को नियंत्रित करता तो हाथी मारा जाता। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए था? रतन सेन और पवन सेन ने कहा, तुम्हें हाथी को रोकना था, उसका चाहे जो भी परिणाम होता। वही मैंने किया। मेरे सामने मजबूरी थी, इसलिए मैंने उस हाथी को एक जबरदस्त घूसा मारा। हाथी वहीं बैठ गया। वह तो ढेर हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ, पर खुशी इस बात की थी कि वे निर्दोष भक्त बच गए। इस बात पर मंत्री जी मुझसे इतना नाराज हुए कि उन्होंने पिताजी के कान भर दिए और उनसे कहा, महाराज, बलवान होना तो ठीक है, खुशी की बात है, लेकिन अत्यधिक क्रोध में, जब क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता तो वह हानिकारक हो जाता है और उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। मान लो यदि कल को राजकुमार जिद करने लगे कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा और आप मना करोगे, तो वह आपसे बिगड़ जाएगा, क्रोधित होगा, और उस क्रोध में अगर उसने आप पर घूसा जड़ दिया तो आप तो वहीं ढेर हो जाओगे। बलवान ने कहा कि उस दुष्ट मंत्री ने पिताजी को इतना भड़काया कि वह उसकी बातों में आ गए। दिन रात कहने सुनने से तो दीवारें भी चल जाती हैं, तो मनुष्य की सामर्थ्य क्या है? मेरे पिताजी उसकी बातों में आ गए। उनको लगने लगा कि किसी दिन क्रोध में आकर मैं उन पर या अपने छोटे भाई पर आक्रमण कर दूंगा या घूसा मार दूंगा तो वे लोग ढेर हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि जब तक तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण करना नहीं सीख जाते, तब तक मेरे राज्य में वापस मत आना। क्रोध तो मुझे आता ही है, इसलिए मैं चाहता तो पिताजी से क्षमा मांग सकता था और मेरा निष्कासन नहीं होता, लेकिन मैंने भी क्रोध में कह दिया, ठीक है, जब आपको मेरे प्रति कोई मोह ममता नहीं है तो ऐसे राज्य को मैं भी ठोकर मारता हूं। वैसे आप लोग कौन हैं? रतन सेन ने कहा, हम दोनों भी राजकुमार ही हैं। मैं अपनी दोस्ती की वजह से निकाला गया हूं और ये अपनी फुर्ती बढ़ाने के अभ्यास के कारण। इसी बात पर हमें हंसी आ रही थी। अब बलवान का भी मुस्कुराया हुआ चेहरा खिल उठा। वह बोला, मित्रता में तो मैं भी बहुत आगे हूं। एक कारण मेरे पिताजी की नाराजगी का यह भी है कि मैं पूरे दिन अपने मित्रों के साथ व्यतीत करता हूं, राजकाज में कोई रुचि नहीं लेता। तो फिर अब क्या निश्चय है तुम्हारा? अकेले कहाँ जाओगे? पवन सेन और रतन सेन ने पूछा। अब मैं अकेला कहाँ हूं? जब दो मित्र मिल गए हैं तो फिर हम तीन की तिकड़ी हो जाएगी। बलवान प्रसन्नचित्त होकर बोला। यह हुई ना बात। तीनों मित्र गले मिले और बोले, देखो, आज से हम तीनों गहरे मित्र हैं। कोई किसी से बात नहीं छिपाएगा और हम सब में अलग अलग गुण हैं। जहां पर जिसका काम आएगा वह अपनी भूमिका निभाएगा। इसलिए हम तीनों मिलकर ही किसी मुसीबत से जूझ सकते हैं, अकेले अकेले नहीं। यह बात ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तीनों मित्र एक नए सफर की ओर चल दिए। चलते चलते वे एक नगर से होकर निकले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी एक नदी के पुल पर लेटा हुआ था और अपनी टांग आराम से फैलाए था। उसकी टांग से होकर सारे वाहन निकल रहे थे। उसके देखते देखते कई सारे रथ और बैलगाड़ियां निकल गई, लेकिन उसकी टांग टस से मस नहीं हो रही थी। उसे कोई चिंता नहीं थी और वह बड़े आराम से सो रहा था। यह अजूबा देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस आदमी को जगाया और उससे पूछा, भाई, तुम्हारी टांगे क्या लोहे की बनी हुई है? उसने कहा, नहीं तो फिर इतने सारे वाहन तुम्हारी टांगों के ऊपर से निकले जा रहे हैं।
फिर भी ना तो तुम्हें कुछ हुआ और ना तुम जाग रहे हो। तीनों राजकुमारों के मुंह आश्चर्य से खुले थे। उसने एक अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। वह जम्हाई लेते हुए बोला, मुझे तो पता भी नहीं चला। ऐसे मक्खी मच्छर तो दिन रात शरीर पर बैठते ही रहते हैं, लेकिन तुम कौन हो? अरे भाई, हम परदेसी हैं और काम की तलाश में हैं, उन तीनों ने बताया। उसकी ताकत पर उन्हें बहुत आश्चर्य था। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दरियाई सिंह है। तुम काम क्या करते हो? मेरा काम ज्यादा कुछ नहीं है। जब कभी भी मेरी इच्छा होती है तो एक साथ मैं बहुत सारा वजन ढोकर रुपए पैदा कर लेता हूं, फिर आराम से पड़ा पड़ा खाता रहता हूं। मुझे काम की ही तलाश रहती है। तो हमारे साथ काम करोगे? उन तीनों ने कहा। हाँ, मुझे लगातार काम मिलता रहे तो मैं काम करता रहूंगा। यह है कि मैं सारा काम इकट्ठा एक साथ ही कर दिया करूंगा, फिर मुझे सोने की आदत है, दरियाई सिंह ने तय किया। कोई बात नहीं, तुम सोते रहना, जब जरूरत पड़ेगी तब तुमको जगा दिया करेंगे, तीनों मित्र बोले। ठीक है, दरियाई सिंह बहुत खुश हुआ। उन्होंने उसको भी साथ ले लिया। अब चारों का सफर शुरू हुआ। पूरे दिन भर का सफर तय करने के बाद वे एक घने जंगल में आ गए। अब चारों को अपने रहने का ठिकाना तलाश करना था। रतन सेन ने कहा, देखो, हम किसी राज्य में रहने जाएंगे तो हमारे सामने एक समस्या यह आएगी कि हम अलग अलग देशों के राजकुमार हैं। अगर हमें कोई पहचान लेगा तो हम पर कोई शक भी कर सकता है कि हम उनके राज्य का भेद लेने आए हैं या गुप्तचर हैं। इसलिए हमारा किसी राज्य में रहना ठीक नहीं है। हम अपना ठिकाना यही जंगल में ही बनाएंगे। लेकिन जंगल में तो खूंखार जानवर आदि भी हो सकते हैं, पवन सेन ने आशंका व्यक्त की। तो फिर हम राजकुमार किस बात के हैं? हमने अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की है और हम अपना ही घर सुरक्षित नहीं कर सकते हैं? रतन सेन के यह कहने पर पवन सेन लज्जित हो गया। ठीक है, तो फिर अब लग जाते हैं सब इस काम में। तीनों राजकुमार और दरियाई सिंह अपना घर बनाने में लग गए। बलवान मिट्टी पत्थरों के ढेरों पर घूसा मारता व बिखर जाता। दरियाई सिंह उस ढेर को पल भर में लाकर वहां जमा कर देता। दरियाई सिंह ने आसपास के झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधे काट पीट कर सब साफ कर दिए थे और उनको उठा उठा कर दूर डाल दिया था। बलवान सिंह ने पल भर में लाकर सारी वस्तुएं वहां पर जमा कर दी। पवन सेन में फुर्ती बहुत ज्यादा थी। अपने अभ्यास काल के दौरान उसकी एक राजमिस्त्री से दोस्ती हुई थी, जिससे उसने मकान बनाना सीखा था। एक लोहार से दोस्ती थी, जिससे उसने लोहे का काम सीखा था। इन चीजों से उसके पिता ने चिढ़कर उसे निकाला था। आज भी वही गुण उसके काम आ रहे थे। वह पत्थरों को जोड़कर बहुत जल्दी जल्दी दीवारें बनाता जाता था। राजकुमार रतन सेन अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण था। घुड़सवार भी अच्छा था, लेकिन वह तो पैदल निकला था, घोड़ा तो था नहीं। इसलिए उसने घास फूस आदि चीजें इकट्ठी कर डाली और पेड़ की टहनियों की मदद से उस घर की छत बना डाली। अब वहां पर एक सुंदर घर बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा के लिए उन्होंने चारों तरफ ऊंची ऊंची पत्थरों की दीवार बना ली थी। अब उसमें कोई जानवर नहीं आ सकता था। वे चारों उसमें आराम से रहने लगे। उन्होंने अपने लिए एक एक काम निश्चय कर लिया। देखो, अब मैं यहां से चंदनपुर के जंगल में जाऊंगा, वहां से अपने लिए लकड़ियां लाऊंगा और चारपाई बनाऊंगा, फिर उसे बेचूंगा। दरियाई सिंह थक गया है, उसे सो जाने दो, वह इकट्ठा काम करेगा। तब तक तुम दोनों लोग जंगल से जाकर अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लाकर जमा करना, वही हम सब खाएंगे। और जब मैं चारपाई बेचकर रुपए पैदा कर लूंगा तब हम भोजन बनाकर खाएंगे। रतन सेन की इस बात पर सबने हामी भरी। चंदनपुर के जंगल यहां से बहुत दूर नहीं थे। चंदनपुर के जंगल के आसपास कई राज्यों की सीमाएं लगती थीं। सब कुछ निश्चित करके रतन सेन चंदनपुर के जंगलों की ओर निकल गया और बलवान और पवन सेन जंगल में मीठे और रसीले फलों की तलाश में निकल गए।
दरियाई सिंह वहीं आराम से घास फूस पर मोटा सा बिस्तर बिछौना बनाकर लंब लेट सा हो गया और सो गया। जिस जंगल में ये लोग ठहरे थे उससे निकलकर एक राज्य पड़ा। रतन सेन उस राज्य में घुसा तो यह देखकर दंग रह गया कि वहां सुनसान पड़ा है और कोई भी नहीं है। वह उस राज्य का नाम पूछना चाहता था, इसलिए ऐसे किसी इंसान को ढूंढ रहा था जो उसे बता सके। उसने आसपास की गलियां छान मारी, कई घरों में देखा, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। वह जिस घर के सामने से निकलता वही घर उसे खाली पड़ा मिलता। आखिरकार यहां रहने वाले लोग कहां गए? किसी घर में कोई आदमी क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। ऐसे बातें सोचता हुआ वह आगे बढ़ता जा रहा था। एक से सुंदर चमचमाते भवन बेशकीमती सामानों से भरे थे। उसने जोर जोर से पुकारा भी, लेकिन कोई था ही नहीं, तो बोलता कौन? घर ऐसे खाली थे और उनके दरवाजे ऐसे खुले पड़े थे जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आई हो और लोग भाग खड़े हुए हों। यह महान आश्चर्य की बात थी। उसने एक घर से कुल्हाड़ी उठाई और एक घर के बाहर बंधा हुआ घोड़ा खोला। वह घोड़े पर बैठा और सरपट घोड़ा दौड़ दिया। वह राज्य को पार कर गया। वह दौड़ता रहा। अब उसे एक अन्य जंगल दिखाई देने लगा था। उसने वहां खेतों में काम कर रहे लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा, यह चंदनपुर का जंगल है। उसे चंदनपुर के जंगलों की सीमा मिल गई। वह जंगल में घुसने ही वाला था कि उसने देखा कि एकाएक चारों तरफ भयानक आग भड़क उठी है। उसके देखते ही देखते आग इतनी प्रचंड हो गई कि उसकी लपटें आसमान को छूती ही मालूम पड़ने लगी। उसमें से जो धुआं उठ रहा था उसने घने काले बादलों का रूप लेकर पूरे वातावरण को ढक लिया था, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। झाड़ियों में उलझा हुआ एक सांप जलने ही वाला था कि रतन सेन ने उस सांप को बड़ी फुर्ती से उठाकर दूर फेंक दिया, जिससे वह आग से बच गया। मित्रों, क्या होगा रतन सेन का? क्या ये चारों दोस्त आपस में मिलकर रह पाएंगे? कथा को सुनने के लिए देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कथाओं को लाइक करते रहें। मित्रों, दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।